साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी यानी कि सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों इस प्रैक्टिस सेट में वे हिंदी के प्रश्न समाहित हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह प्रैक्टिस सेट साथियों आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं और उनमें हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप अगर प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे तो साथियों आपके प्रश्नों के साथ में जो कॉन्सेप्ट हैं तथ्य हैं हिंदी के वो कवर हो जाएंगे। तो आपको पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है। साथियों वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरिवंश बच्चन राय जो हैं उनकी जो आत्मकथा है उसको कितने भागों में प्रकाशित किया गया है साथियों बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या फिर चार भाग में। साथियों हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसको चार भागों में प्रकाशित किया गया है। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं इसका साथियों, एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, और साथियों तीसरा भाग है इसका बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है इसको चार भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। अब साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट किसकी कृति है साथियों बताइए। इंस्टॉलमेंट किसकी कृति है? तो साथियों जो इंस्टॉलमेंट है वो भगवती चरण वर्मा की क्या है साथियों, एक कृति है, इसको आप याद रखेंगे। अब साथियों भगवती चरण वर्मा की अन्य रचना कौन कौन सी हैं, जैसे कि चित्ररेखा ये भगवती चरण वर्मा की है, भूले बिसरे चित्र ये भी भगवती चरण वर्मा की है। वहीं बात करते हैं साथियों राम कुमार वर्मा की। अगर राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनकी एक रचना है पृथ्वी का स्वर्ग। क्या? पृथ्वी का स्वर्ग। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है यशपाल। अगर मैं यशपाल की बात करूं तो इनकी एक रचना है दादा कामरेड, और एक रचना है इनकी झूठा सच, एक रचना है तेरी मेरी उसकी बात। ये सभी रचनाएं यशपाल की हैं। वहीं इसमें रेणु दिया यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना जो कई बार पूछी जा चुकी है, जैसे कि मेला आंचल, कितने चौराहे, परती परिकथा, वहीं जुलूस और ठुमरी। साथियों ये किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, प्रश्न कह रहा है कि संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन हैं बताइए। तो साथियों संसद से सड़क तक के रचनाकार आपके हैं कौन? धूमिल। साथियों इनका पूरा नाम बताइए क्या है? धूमिल का पूरा नाम साथियों सुदामा पांडे धूमिल है। क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं तो इनकी अन्य रचनाओं में आता है कल सुनना है मुझे, ये धूमिल की रचना है, कल सुनना है मुझे। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है मुक्तिबोध। साथियों मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, और इनकी रचना है साथियों चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों इनकी रचना है। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगर इनकी रचना की बात करूं तो खूंटियों पर टंगे लोग इनकी एक साथियों रचना है। वहीं बात करें साथियों लीलाधर जगूड़ी की तो इनकी एक रचना है जिसको 2018 में साथियों व्यास सम्मान दिया जा चुका है, और उस रचना का नाम है जितने लोग उतने प्रेम। क्या? जितने लोग उतने प्रेम। इस रचना को 2018 में व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है गीतिका के रचनाकार हैं, यानी कि गीतिका के रचनाकार कौन है बताइए। तो साथियों गीतिका के रचनाकार आपके निराला है, यानी कि कौन है? निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके रचनाकार हैं? गीतिका के रचनाकार हैं। वहीं साथियों सुमित्रानंद यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं कौन कौन सी, जैसे कि तारापथ, जैसे कि साथियों अनामिका। अनामिका किसकी है? ये निराला की रचना है। वहीं अप्सरा और परिमल ये भी साथियों निराला की रचना है। वहीं अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें साथियों तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो हैं आंसू, कामायनी, लहर,
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, कानन कुसुम और ममता, ये सभी किसकी रचना है साथियों? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। वहीं पंत की बात करें साथियों, क्या सुमित्र नंदन पंत की बात करें तो इनकी रचना है तारापथ, स्वच्छंद, कला और बूढ़ा चांद। और साथियों कला और बूढ़ा चांद को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था साथियों। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था बताइए। तो साथियों वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। क्या था? श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। इस बात को आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न। देखते हैं अगला छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मुझे बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा करो। मुझे बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला विकल्प है मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ। दूसरा है मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। तीसरा विकल्प है मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ। और चौथा विकल्प है डी मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत समझना का होगा साथियों मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है बताइए साथियों इसका सही उत्तर। अगर मोहन राकेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है साथियों, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कर्तव्य मोहन राकेश की रचना नहीं है। कर्तव्य किसकी रचना है साथियों? ये सेठ गोविंद की रचना है। किसकी? ये सेठ गोविंद की रचना है। क्या? कर्तव्य। इस बात को आप याद रखेंगे। सेठ गोविंद की रचना कौन सी है? कर्तव्य। अन्य रचना जैसे साथियों आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी रचनाएं साथियों तीनों मोहन राकेश की हैं। वहीं साथियों अगर मोहन राकेश की अन्य रचनाओं की बात करें उनमें आती साथियों अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश की रचना है। ना आने वाला कल, ये भी मोहन राकेश की रचना है। आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, ये भी मोहन राकेश की रचना है। साथियों देखते हैं अगला आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो गलत है। पहला विकल्प है ए इसके बाद क्या हुआ। दूसरा विकल्प बी है मेरे पास केवल एक घड़ी है। तीसरा है सी मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। और डी विकल्प है तुम सबसे सुंदर हो। बताइए इसमें गलत वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए साथियों इसके बाद क्या हुआ ये बिल्कुल सही वाक्य है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं होगा साथियों, ये होगा मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। चश्मे से अच्छा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य है। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। इसमें गलत कौन सा है? विकल्प सी है साथियों। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, यानी कि किसी व्यक्ति से तुलना थोड़ी की जा रही है, यानी कि किसी व्यक्ति के चश्मे की किसी दूसरे व्यक्ति के चश्मे से क्या की जा रही है? तुलना है। अब मुझे एक बात बताइए साथियों, इसमें क्या हुआ है? इस वाक्य में एक चीज़ का प्रयोग हुआ है, जैसे कि इसका सही उत्तर तो विकल्प सी है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब किसी एक व्यक्ति की तुलना की जाती है, केवल एक अकेले व्यक्ति की बात की जाती है, तो उसमें विशेषण की साथियों मूलावस्था आती है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, केवल बात किसकी की जा रही है? राम की। वहीं मैंने कहा तो इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। अब मैंने कहा कि राम मोहन से अच्छा लड़का है, यानी कि राम मोहन से अच्छा लड़का है, तो इसमें राम और मोहन की तुलना, यानी कि दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। दो वस्तुओं की तुलना की जाए, दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, वहाँ विशेषण की साथियों उत्तरावस्था होती है। क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। अब मैं एक वाक्य कहूँ आपसे कि राम कक्षा में सबसे ईमानदार लड़का है। राम कक्षा में सबसे ईमानदार लड़का है, तो साथियों यानी कि यानी कि सारी कक्षा में, सभी कक्षा में, पूरी कक्षा में केवल अकेले व्यक्ति राम की बात की जा रही है, तो साथियों वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। यानी कि वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था होगी। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है,
एक उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था होती है साथियों, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है। इस वाक्य में किसका दोष है बताइए साथियों। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, विशेषण का दोष है, क्रिया का दोष है, परसर्ग का दोष है, या फिर क्रिया विशेषण का दोष है। साथियों परसर्ग को ही कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। अब साथियों ये वाक्य क्या है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। हमेशा साथियों कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की नहीं खरीदी जाती है, 100 रुपये में खरीदी जाती है। क्या, 100 रुपये में खरीदी जाती है। तो कैसे बोलेंगे इस वाक्य को, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। तो इसमें किसका दोष है साथियों, यानी कि कारक का दोष है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, बताइए। जो ये विकल्प दिए हैं इसमें एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। देखिए साथियों बड़े ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। जैसे हम बात करते हैं गाय की, तो साथियों गाय का पर्यायवाची क्या हो सकता है, जैसे कि गौ हो सकता है, सुर भी हो सकता है, सुर भी हो सकता है। तो साथियों जो गाय के पर्यायवाची होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ये तो नहीं हो सकता है, यानी कि गाय भी स्त्रीलिंग है और इसके पर्यायवाची भी क्या है साथियों, ये भी सभी स्त्रीलिंग हैं। वहीं बात करें साथियों शेर की, तो शेर की पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, सिंह हो सकता है, शार्दुल हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, सिंह के पर्यायवाची हो सकते हैं। तो क्या होता है साथियों, शेर के सभी पर्यायवाची पुल्लिंग होते हैं। अब बात करें अर्क की साथियों, अर्क के सभी पर्यायवाची पुल्लिंग होते हैं। लेकिन वहीं बात करें साथियों ग्रंथ की, तो अगर मैं ग्रंथ की बात करूं तो ग्रंथ का मतलब पोथी भी हो जाएगा साथियों, किताब भी होता है, ग्रंथ का मतलब किताब भी होता है। तो देखिए ग्रंथ एक पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसके पर्यायवाची स्त्रीलिंग हो रहे हैं, पर पोथी, किताब, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। अगर 11वें प्रश्न की बात करें, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, बताइए। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, अव्यय क्या होता है। साथियों अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी कि जो शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर ना बदले उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो वचन काल कारक लिंग के आधार पर नहीं परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होता है उनमें, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि इधर उधर, इनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब इनमें कौन सा है साथियों बताइए। जैसे क्रिया है, क्रिया हुआ आपका, विशेषण हुआ साथियों, संज्ञा हुआ, ये सभी विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनमें लिंग वचन कार कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो अव्यय होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्रिया विशेषण क्या है, एक साथियों अव्यय है। यह शब्द है अव्यय। और क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम ये सभी क्या होते हैं, ये सभी साथियों विकारी शब्द होते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द एक अव्यय के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है साथियों, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है। लक्ष्मीकांत वर्मा की, गिरिराज किशोर की, उषा प्रियबंदा की, कृष्णा सोबती की, बताइए इसका सही उत्तर। तो साथियों 12वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। ये किसकी रचना है, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियबंदा की रचना है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर उषा प्रियबंदा की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है साथियों शेष यात्रा, कई बार पूछी गई है, शेष यात्रा इनकी रचना है। वहीं इनकी एक रचना है कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ इनकी एक रचना है। वहीं साथियों अगर बात करें किसकी, कृष्णा सोबती की, इनकी रचना है साथियों, एक रचना है कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, एक है मित्रों मरजानी, एक है डार से बिछड़े दिलो, डार से बिछड़े, डार से बिछड़ी साथियों, एक है इनकी रचना दिलो दानिश, दिलो दानिश, एक है इनकी रचना बादलों के घेरे। ये सभी साथियों कृष्णा सोबती की रचना है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है।
13वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। अब आप जानते होंगे साथियों, हमारी मूल दिशा कितनी होती है? 4। जैसे कि ये उत्तर होती है, उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है। अब ये पूछ रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी? ये वाली। ये कौन सी दिशा कहलाती है? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, ये कहलाती है आपकी क्या? ये नैऋत्य क्या कहलाती है? नैऋत्य। क्या? नैऋत्य कहलाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर तो साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अब वहीं आपसे पूछे कि उत्तर और पूर्व की दिशा क्या, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ईशान। क्या साथियों? ये ईशान कहलाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं पूछे कि पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? तो साथियों ये आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? तो ये साथियों वायव्य कहलाती है। क्या? वायव्य कहलाती है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये मूल दिशा और इनके मध्य कौन कौन से सार्थक शब्द बनते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? बताइए। प्रकट, निष्ठुर, पथिक। अब देखिए सभी तत्सम होने चाहिए, तो प्रकट नहीं होता साथियों, प्रकट होता है। ये तो गलत हो जाएगा। प्रीति, गीत, मीत, ये भी नहीं साथियों। वहीं बात करें जैसे मस्तक, लोग, लोग का मतलब लोक होता है साथियों, इसका तत्सम लोक। प्रीति, गीत और मीत। अब देखिए संकट, देखिए संकट और शकट और सहज। अगर मैं संकट की कैसा शब्द है साथियों? संकट। संकट का मतलब होता है साथियों आपदा। क्या? आपदा। वहीं बात करें शकट की, शकट की, तो इसका अर्थ होता है क्या? ये होता है साथियों आपका छकड़ा, फिर गाड़ी, छकड़ा या गाड़ी हो सकता है, छकड़ा या गाड़ी, शकट का। वहीं बात करें सहज की, तो सहज का अर्थ होता है सरल। क्या? सरल। ये साथियों सभी शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 15वां प्रश्न है। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? जैसे कि यहाँ एक पहला विकल्प दिया है, आप यहाँ बैठिए। आप साथियों यहाँ बैठिए। यहाँ क्या है साथियों? एक स्थान ही तो है। ये स्थानवाचक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये स्थानवाचक है यहाँ। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे कैसा शब्द है साथियों? क्रिया विशेषण कैसा? ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि किस प्रकार से चलता है? धीरे धीरे से चलता है। अब जैसे कि इसमें एक विकल्प दिया है, मोहन जयपुर से अभी आया है। तो अभी कैसा शब्द है साथियों? कालवाचक। कैसा? कालवाचक। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। ये परिमाणवाचक है साथियों। क्या है? परिमाणवाचक। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? यानी कि समश्रुत भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है? यानी कि सुनने में तो समान लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो, उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि इसमें एक विकल्प दिया है ग्रह और गृही। ग्रह और गृही, अगर ग्रह की बात करूं तो एक नक्षत्र होता है, वहीं गृह की बात करूं तो इसका मतलब होता है घर। लेकिन साथियों इनमें क्या है? इनमें आगे पीछे कर दिया है। ग्रह का मतलब तो इसमें घर कर दिया है और गृह का मतलब क्या कर दिया? आकाशीय पिंड। लेकिन ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। अब ये गलत हो जाएगा। वहीं अपत्य और अपत्य का मतलब, अपत्य का मतलब क्या हो रहा है? होता है अपत्य और अपत्य। अपत्य का मतलब होता है साथियों संतान, और अपत्य का मतलब होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। जैसे अवधि और अवधि, अगर मैं अवधि की बात करूं तो एक भाषा है साथियों अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, और अवधि क्या होती है? एक भाषा होती है। ये भी गलत है। जैसे कि जलद और जलज, अगर मैं जलद की बात करूं तो कमल होता है, और जलज की बात करूं तो, जलद की बात करूं तो साथियों बादल होता है। जलद का मतलब क्या होता है? बादल, और जलज का मतलब होता है कमल। ये भी आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है।
17वां प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग गलत हुआ है साथियों, यानी कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है बताइए। जैसे कि इसमें पहला विकल्प है आपका, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पिता पुत्र से झगड़ा हो गया। देखिए इसमें गलत की बात कर रहा है, बुद्ध ने घर घर जाकर। अब आप कहेंगे कि ये घर घर, हमेशा साथियों याद रखेंगे जब दो शब्द हों और दोनों शब्दों के दो शब्द एक जैसे हों, जब दो शब्द एक जैसे हों और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, ये अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण होता है। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ भी है भी या फिर नहीं। ये बिल्कुल सही है, कपड़ा लत्ता के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो कि एक विराम चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है। अब ये भी सही है लेकिन गलत प्रयोग करवा रहा है साथियों, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है अंत में, लेकिन इसमें कोई प्रश्न पूछने की बात थोड़ी की जा रही है, इसलिए ये गलत है। वहीं पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। देखिए पिता और पुत्र के बीच में एक योजक चिन्ह आना चाहिए था, जैसे कि पिता और पुत्र, इस प्रकार से ये सही होगा, लेकिन इनके बीच में नहीं है, ये भी गलत है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी और डी है, यानी कि दोनों वाक्यों में गलत प्रयोग हुआ है विराम चिन्ह का। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हरीश छत पर। अब निपात क्या होता है साथियों, निपात शब्द वे होते हैं जो वाक्य में जोर डालते हैं साथियों, दबाव डालते हैं, किसी वाक्य को बड़े बड़े जोर के साथ कहते हैं। जैसे कि हरीश छत पर बैठा, एक साधारण वाक्य है, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें भी किसी भी निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि इसमें एक विकल्प है, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, इसमें भी किसी भी निपात चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन वहीं इसमें विकल्प सी है एक, कि आप भी आइए। अगर इसको साधारण तरीके से कहेंगे तो आप आइए, क्या आप आइए, इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन इसमें कहा है कि आप भी आइए, यानी कि भी का प्रयोग हुआ है, तो भी के शब्द साथियों निपात शब्द है एक। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वां, किस शब्द की संधि गलत है साथियों बताइए। अतः धन एव, मम धन इतर, अक्ष धन उहिनी और नव प्लस ऊढ़ा। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर मुझको आप बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों नव प्लस ऊढ़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है नव ओढ़ा साथियों, क्या नव ओढ़ा, यानी कि केवल एक मात्रा आती है छोटे ओ की, बड़े ओ की मात्रा इसमें नहीं आती है, ये गलत है साथियों। अतः धन एव ये बिल्कुल सही है, अतएव लिखा जाता है साथियों, इसमें विसर्ग संधि है। अब मम प्लस इतर, ममेतर बिल्कुल सही है। अक्षधन ओहिनी, अक्षोहिणी होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन विकल्प डी इसका सही गलत उत्तर है साथियों। देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। देखिए साथियों जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका निर्माण 5 तरीके से किया जा सकता है। एक तो सर्वनाम से किया जा सकता है, एक विशेषण से किया जा सकता है, एक क्रिया से किया जा सकता है और एक अव्यय से किया जा सकता है और एक जातिवाचक संज्ञा से किया जा सकता है। कहने का मतलब है भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है समता। देखिए सम क्या है, सम या फिर समान क्या है साथियों, ये एक विशेषण शब्द है। सम से क्या बनता है, क्षमता बनता है भाववाचक संज्ञा, ये तो विशेषण से बन रहा है, ये एक विशेषण है, ये तो हो नहीं सकता है। वहीं बात करें ममता की तो मम, जैसे कि मम ये क्या है साथियों, एक विशेषण है, क्या बनता है, ममता बनता है। भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, ममता। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। जैसे कि बड़प्पन है तो बड़प्पन में क्या आएगा साथियों, जैसे कि बड़ा आता है, बड़ा विशेषण आता है, बड़ा से क्या बनता है, बड़प्पन बनता है, ये भी गलत है। अब से लड़कपन है
तो लड़का है, लड़का क्या एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का से लड़कपन बना है, तो जाति क्या है, एक ये संज्ञा से बना शब्द है, ना कि सर्वनाम से। इनमें सर्वनाम से केवल एक ही शब्द बना है, ममता, यानी कि मम से क्या बना है, ममता बना है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो और प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है, बताइए। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। इसमें पहला विकल्प है गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, और डी है सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा साथियों, ये क्या है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, यानी कि होगा, भविष्य में अगर गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये भूतकाल थोड़ी है। अब बी विकल्प कह रहा है उसने खाना खाया और चल पड़ा, ये क्या है, ये साथियों पूर्ण भूत है, यानी कि खाना खाया और चल पड़ा, ये पूर्ण भूत है। अब बात करें अब तक बस जा चुकी होगी, ये क्या क्या, क्या कह रहा है साथियों, अब तक बस जा चुकी होगी, ये कह रहा है कि संदेह की बात कर रहा है, यानी कि अब तक बस जा चुकी होगी, संदेह है, मतलब स्पष्ट नहीं है गई होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह प्रकट कर रहा है। अब डी कह रहा है कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, ये कह रहा है ये भूतकाल की बात कर रहा है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखते हैं अगला प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द की संधि सही है, बताइए। पहला विकल्प है स्त्री धन उचित, दूसरा है नदी प्लस अर्पण, तीसरा है 1+1 और चौथा है पितृ धन अनुमति। बताइए इसमें सही पूछ रहा है, सही संधि कौन सी हुई है, बताइए इसका सही उत्तर। साथियों इसका सही उत्तर तो विकल्प डी हो जाएगा, पितृधन अनुमति, पितृनुमति होता है, पितृनुमति होता है। वहीं बात करें स्त्री धन उचित की, तो ये स्त्रीयोचित नहीं होता है, ये होता है साथियों क्या, स्त्रीयोचित। इस प्रकार से, किस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से देखिए, ये स्त्रीयोचित होता है, क्या होता है, स्त्रीयोचित। ये बात समझ में आई होगी, यानी कि इस प्रकार से होता है। वहीं नदी धन अर्पण की बात करें तो ये नद्यार्पण नहीं होता है, ये नद्यर्पण होता है, क्या होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। वहीं बात करें 1+1 की, तो इस पर 2 मात्रा आती है, वृद्धि संधि होती है, ना कि 1 मात्रा। इस प्रकार से लिखा जाता है 1+1, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है साथियों, किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। अब मुझको एक बात बताइए कि पूर्णकालिक क्रिया किसको कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया किसको कहते हैं। अगर मैं पूर्णकालिक क्रिया की बात करूं तो साथियों पूर्णकालिक क्रिया में जब एक कार्य को करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, जब एक कार्य को करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, पूर्णकालिक क्रिया होती है। अब देखते हैं विकल्प में, जैसे कि वह नहाकर पढ़ेगा। अब पहले वह नहाएगा फिर पढ़ेगा, तो एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए ही हो जाएगा, यानी कि वह नहाकर पढ़ेगा। दूसरा विकल्प है जैसे कि रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, तो इसमें कोई एक काम के बाद दूसरा काम थोड़ी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखते हैं, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चौथा डी विकल्प है, घंटा लगते ही वह चल पड़ा, तो साथियों ये भी गलत है, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, वह ना करके पढ़ेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 24वां प्रश्न कह रहा है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है साथियों, यानी कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। अब देखिए इसमें चाय की बात कर रहा है और मीठा की बात कर रहा है, यानी कि चाय तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इससे पहले जो विशेषण आ रहा है साथियों वह एक पुल्लिंग है। तो इसमें किसका दोष है, इसमें साथियों ना तो पद क्रम का दोष है, ना क्रिया का दोष है, ना सर्वनाम का दोष है, इसमें अन्वृत्ति का दोष है। अन्वृत्ति क्या होता है, जब किसी संज्ञा से पहले कोई गलत विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं, अन्वृत्ति का दोष कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अन्वृत्ति की संधि बात करूँ, इसको तोड़ूँ तो इसकी संधि होती है साथियों क्या,
इसकी संधि होती है अनुधन इति। क्या? अनुधन इति होती है इसकी संधि। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसमें किसका दोष है? अन्विति का दोष है। देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है बताइए। इसमें कारक पूछ रहा है आपसे। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है? देखिए, ईश्वर ने सुनने को यानी कि सुनने के लिए, तो क्या है साथियों? संप्रदान के लिए। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी कि ईश्वर ने सुनने को या फिर के लिए एक ही अर्थ होता है, तो इसमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि 25 का विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कि अधिकरण की बात करूँ मैं, तो अधिकरण के कौन कौन से होते हैं? में या फिर पर। में या फिर पर। जैसे कि कक्षा में छात्र है और मेज पर बिल्ली है, तो इसमें में या पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे कि कर्ण कारक की बात करें, किसी यंत्र के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक। जैसे कि से या फिर के द्वारा, यानी कि शिकारी ने तलवार से या फिर अपने किसी यंत्र से किसी पक्षी की या फिर पशु की मृत्यु कर दी, वहाँ पर क्या होगा? कर्ण कारक होगा। यानी से या फिर के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा। यानी कि छात्र पेन से लिखता है, तो वह किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। वहीं संप्रदान की बात करें तो फिर को या फिर के लिए संप्रदान कारक होता है। वहीं कर्म का मतलब होता है को, यानी कि को किसके अर्थ में आता है? कर्म के अर्थ में आता है। देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? यानी कि जो विकल्प दिए हैं उसमें ये पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। पहला विकल्प है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। विकल्प बी है, कह रहा है कि बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तीसरा सी विकल्प कह रहा है कि लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। और डी कह रहा है कि सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। बताइए इनमें कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है साथियों मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जिसमें दो उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जैसे कि इसमें एक विकल्प दिया है ए, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। जिस किसी वाक्य में अगर की आ रहा है, यानी कि विद्यालय कब बंद रहेगा? प्रधानाध्यापक जी ने कहा है इसलिए विद्यालय बंद रहेगा। यानी कि प्रभाव किसका पड़ रहा है? प्रधानाध्यापक जी का प्रभाव पड़ रहा है विद्यालय बंद होने में। तो इसमें की का प्रयोग हुआ है कि जिससे, जैसा, ये किस में आते हैं साथियों? ये मिश्र वाक्यों में आते हैं। तो इसका सही उत्तर तो विकल्प क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। जैसे कि बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो एक साधारण वाक्य है साथियों। वहीं लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। वहीं सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, इसमें और का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में और का प्रयोग होता है वो एक संयुक्त वाक्य होता है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वह शब्द जैसे कि और, तथा, ये सभी के शब्द है साथियों, ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 27वां कि पूछ रहा है, यह तरणी हंसनी सी सुंदर, इस पंक्ति में उपमान शब्द को चिन्हित कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शब्द, कई बात आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। यह तरणी हंसनी सी सुंदर। देखिए साथियों, उपमान और उपमेय कहते किसको है, पहले इसको समझिए। अब इसमें बात कर रहा है तरणी हंसनी सी सुंदर, यानी कि तरणी हंसनी सी क्या है? सुंदर है। यानी कि जो तरणी है उसकी तुलना किससे कर रहा है? हंसनी से कर रहा है। अब साथियों, जिसकी तुलना की जाती है, याद रखेंगे, जिसकी तुलना की जाती है किसी से, जिसकी तुलना किसी से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं साथियों। जिसकी तुलना किसी से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमा। और किसी से जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे कि तरणी क्या है? तरणी का मतलब होता है नदी, और हंसनी सी सुंदर, तो साथियों नदी क्या हो जाएगी? नदी इसमें हो जाएगी उपमेय, और हंसनी क्या हो जाएगी? उपमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपमान। वैसे साथियों ये उपमा अलंकार का उदाहरण है।
अब उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य में सा, सी, से, सरिस, सम ऐसे शब्द आते हैं तो आपको डायरेक्ट उपमा अलंकार का उदाहरण मानना चाहिए। सा, सी, से, सम, सरिस ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब साथियों उपमा अलंकार में 4 शब्द होते हैं। एक तो होता है उपमेय, एक क्या होता है? उपमेय होता है। एक उपमान होता है, उपमान, उपमेय, और एक साधारण वाक्य, साधारण शब्द होता है। क्या होता है साथियों? साधारण धर्म होता है, साधारण धर्म होता है। और एक होता है साथियों वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। अगर किसी उपमा अलंकार में ये चारों चीज़ें दी होती हैं वो क्या होता है? पूर्णोपमा होता है, यानी कि उपमा अलंकार को पूरा कर रहा है। पूर्णोपमा पूर्ण उपमा यानी कि पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो क्या कहलाता है? लुप्त उपमा। अगर मानो कि उसमें से साधारण धर्म को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा हो जाएगा। अगर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये चारों चीज़ आ जाएंगी तो वो हो जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार। अगर एक चीज़ गायब तो लुप्तोपमा अलंकार। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और सा, सी, से, सम, सरिस ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं साथियों। उपमा अलंकार के शब्द होते हैं पहचान के। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला सवाल। 28वां सवाल कह रहा है कि बाग में कौन सा प्रत्यय लगाने से बगीचा बनेगा? अब से पहले साथियों प्रत्यय समझ लीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय एक ऐसा यानी कि शब्द होता है जो किसी यानी कि शब्द होता है, वाक्यांश होता है। शब्द नहीं कह सकते हैं इसको, प्रत्यय को। यानी कि एक ऐसा वाक्यांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी कि प्रत्यय एक ऐसा वाक्यांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग एक ऐसा वाक्यांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसमें कह रहा है बाग में कौन सा प्रत्यय लगाने से बगीचा बनेगा। अब बाग है साथियों, अगर बाग में मैं ईचा प्रत्यय लगा दूं तो क्या बन जाएगा? बाग धन ईचा, तो क्या हो जाएगा? बगीचा हो जाएगा। बगीचा ये सही शब्द हो गया। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए है साथियों। देखते हैं अगला सवाल। 29वां सवाल है कि चारु चंद्र की चंचल चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? बताइए, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? इसमें जो विकल्प दिए हैं वो सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, जैसे कि वृत्त्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और लाटानुप्रास। ये सभी अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, यानी कि भेद हैं। कह सकते हैं सभी अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अब इसमें पहला विकल्प देखते हैं साथियों। इसका सही उत्तर बताइए पहले। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब इसमें मैं पहले देखता हूँ लाटा अनुप्रास किसे कहते हैं। साथियों लाटा अनुप्रास का अगर आपको पहचान करनी है तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें पंक्ति का दोहराव होता है, यानी कि पंक्ति का क्या होता है? दोहराव होता है। लाटानुप्रास में दोहराव होता है। वहीं छेकानुप्रास में क्या होता है? छेका अनुप्रास में एक वर्ण की एक ही बार में आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की एक ही बार में क्या होती है? आवृत्ति होती है। अगर मैं अनंत्यानुप्रास की बात करूं तो साथियों बाद में इसमें क्या होती है? वाक्य में लय बनती है अनंत्यानुप्रास में। और वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? यानी कि एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है। जैसे कि चारु माने चा, चंद्र चा, की चंचल, तो बार बार क्या हो रहा है? वर्ण की आवृत्ति होती है, तो उसमें क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। और एक बात ये याद रखना, जो अनुप्रास अलंकार के जो सभी उदाहरण आते हैं ना, वो सभी वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। 30वां सवाल क्या कह रहा है? 30वां सवाल कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प में है सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? साथियों अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो विकल्प इसका बी हो जाएगा। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है। आपत्ति का विलोम होता है साथियों अनापत्ति, और विपत्ति का विलोम होता है साथियों संपत्ति। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी है। ये गलत है।
आपत्ति का अनापत्ति होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। अब इसमें सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, सही है बिल्कुल। स्वकीय का परकीय होता है, ये भी सही है। व्यष्टि का विलोम समष्टि ही होता है, ये भी सही है। इस बात को आप याद रखेंगे। आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति विलोम। विपत्ति का संपत्ति विलोम। देखते हैं अगला सवाल। 31वां सवाल कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। पहला विकल्प है बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बी विकल्प है वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। सी विकल्प है सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। और डी विकल्प है मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप सो गए। बताइए इसका सही उत्तर। देखिए पहला, अगर मैं पहले की बात करूं तो बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, और बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। अब मैं कौन की बात करूं साथियों, इसमें क्या है, इसमें प्रश्नवाचक, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या आना चाहिए था, बाद में प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह आना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। साथियों बहुत सी बातों को नहीं होता है, बहुत सी बातें होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बातों की जगह क्या आएगा, बातें, ये भी गलत है। मैं पहुंचा ही था जबकि आप सो गए, तो इसमें क्या आएगा साथियों, मैं पहुंचा ही था कि आप सो गए, जबकि नहीं आएगा, इसमें की आएगा कि आप सो गए। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। इसका आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है साथियों 32वां प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि गलत, असुचि, ये आपस में पर्यायवाची है लेकिन लुप्त नहीं है साथियों इसका पर्यायवाची। बी है साथियों ब्याल, उरग, पन्नग। ब्याल, उरग और पन्नग साथियों बिल्कुल सही। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्याल, उरग, पन्नग। तीसरा है रजनी, यामिनी, निशी, और चौथा है रश्मि, अंशु और मयूख। साथियों देखिए रजनी, यामिनी और निशी ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। क्या है साथियों, निशी, ये तीनों क्या हैं, यानी कि तीनों, बताइए इसका सही उत्तर आप बताइए। यानी कि ये कह रहा है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए गलत, असुचि लेकिन लुप्त नहीं। अब देखिए व्याल, उरग, पन्नग ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं कि नहीं, बताइए। 32 में बताइए। रात, रजनी, यामिनी, निशी, इसका सही उत्तर तो विकल्प सी है। ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं, किसके, रात्रि के। वहीं अगर मैं रश्मि, अंशु, मयूख ये सभी किसके हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। और साथियों अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला 33वां सवाल है साथियों, इसका सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए इसका सही उत्तर। इसमें पहला विकल्प है वज्रायुध, दूसरा विकल्प है बी विद्या रत्न, और तीसरा है धर्माधर्म, और चौथा है पाप पुण्य। बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण। अब इसमें एक विकल्प दिया है वज्रायुध। इसका अगर मैं विच्छेद करूं तो क्या होगा, वज्र जिसका आयुध यानी कि वज्र जिसका अस्त्र है उसे क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। यानी कि किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये तो कर्मधारय समास नहीं है। यानी कि जिसका वज्र जिसका आयुध यानी कि वज्र जिसका अस्त्र होता है वो कौन होता है, इंद्र होता है। तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है तो बहुब्रीहि समास। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। हमेशा याद रखेंगे जो अस्त्र होता है ना उसको फेंक करके चलाया जाता है, लेकिन जो शस्त्र होता है उसको हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसमें बी विकल्प है विद्या रत्न, यानी कि विद्या है जिसका रत्न, विद्या रूपी रत्न, ये एक कर्मधारय समास का उदाहरण है साथियों। वहीं धर्माधर्म यानी कि धर्म और अधर्म की बात करें, धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, तो इसमें क्या है साथियों, अधर्म। इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। क्या है इसमें, द्वंद्व समास है, यानी कि धर्म और अधर्म। वहीं पाप पुण्य ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, पाप पुण्य। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है साथियों कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। बताइए
देखिए साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। सरोजनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, सरोजनी नहीं लिखा जाता है, सरोजनी लिखा जाता है, सरोजनी नहीं सरोजनी। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। दुर्वस्था बिल्कुल सही लिखा है, गृहिणी बिल्कुल सही लिखा है, रचयित्री बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सरोजनी गलत लिखा है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। 35वां सवाल है साथियों कि गंगा नदी का जल निर्मल था, किंतु मानवीय गतिविधियों ने उसे क्या कर दिया? मलिन कर दिया, यानी कि गंदा कर दिया। इसका सही विकल्प साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि मलिन। गंदा का क्या? निर्मल, यानी कि गंगा नदी का जल निर्मल था, वो मलिन कर दिया, मलिन कर दिया, यानी कि प्रदूषित, यानी कि गंदा कर दिया। इसका सही उत्तर विकल्प सी सही है। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है साथियों। बताइए जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करूं साथियों, वे शब्द या फिर वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी पहचान अगर मैं डायरेक्ट बताऊं साथियों, ये एक यानी कि दृश्य होती है, यानी कि जिसको देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। और साथियों ये इसका बहुवचन भी बन सकता है जातिवाचक संज्ञा का। और ये साथियों और जिसके जैसे और हों वो कौन होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं घर की, तो साथियों घर को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। घर का बहुवचन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और एक घर के जैसे और भी घर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही इसका सही उत्तर है। गंगा की बात करूं तो गंगा एक नदी है साथियों, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। अगर गंगा नदी की बात करें तो दुनिया में अकेली है, गंगा का बहुवचन नहीं बन सकता है। तो साथियों ये क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय की बात करें, हिमालय दुनिया में अकेला है, हिमालय का बहुवचन नहीं बन सकता है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गर्मी की बात करें साथियों, गर्मी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है। गर्मी किससे बना है? गर्म से बना है। गर्म क्या है? एक विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो गर्मी क्या है साथियों? एक भाववाचक संज्ञा है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि घर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखते हैं अगला सवाल। 37वां सवाल है साथियों कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए। चोर ने धन के लिए, तो धन के लिए धारदार हथियार से, यानी कि कर्ण से तो इसमें हुआ है, कर्ण का तो हुआ है संबंध। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से, देखिए अपादान धड़ से अलग, यानी कि अलग कर दी, तो अपादान तो है इसमें। संबंध यानी कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन अलग कर दी। साथियों तो इसमें सही उत्तर अधिकरण में पर का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। इसमें एक संबंध का भी हुआ है, कर्ण का भी हुआ है, अपादान का भी हुआ है, लेकिन अधिकरण का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। साथियों यह प्रैक्टिस सेट जिसमें मैंने 37 प्रश्न आपके लिए कराए, लगभग सभी चैप्टर्स से मैंने प्रश्न को उठाया है। आपने पूरी वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने प्रश्नों के साथ साथ आपके जो हिंदी के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश की है। साथियों मैं इसी प्रकार आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट से ही साथियों अपनी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। और वे सभी प्रश्न समाहित हैं साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुआ है। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों फिर मिलता हूं अगले इसी प्रकार एक बेहतरीन हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।